हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने बिहार एसआई सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो से हम लोग अपने कोर्सेज की शुरुआत करेंगे और कोर्स में सबसे पहले हिस्ट्री। और हिस्ट्री को जैसा कि मैंने पहले बताया था 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये एक होता है एंशिएंट यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और तीसरा होता है आधुनिक इतिहास। तो यहाँ पर हम लोग प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे और प्राचीन इतिहास में हम लोग सबसे पहले हड़प्पा पे बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है कि हड़प्पा सभ्यता महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसके ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, आइए इस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए अगले स्लाइड में देखते हैं क्यों इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। इसका मैंने मैप लगा दिया, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, आप लोग नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। इसका काल क्या है दोस्तों। इसका काल है 2500 से 1750। ये विकसित हड़प्पा का काल है, ये 2500 से 1750। आइए देखते हैं क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये विश्व की प्रथम नगरीकृत सभ्यता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व की 3 प्राचीन सभ्यताएं हैं। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता। तो ये विश्व की 3 प्राचीन सभ्यताएं हैं। तो ये 3 प्राचीन सभ्यताओं में तो शामिल हैं ही दोस्तों, और साथ ही साथ ये उनमें सबसे पहले नगरीकरण में प्रवेश कर गई थी। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि नगरीकृत सभ्यता रही है, विश्व की प्रथम नगरीकृत सभ्यता रही है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि विशाल क्षेत्र, ये काफ़ी बड़े, करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। और उसके साथ भी 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैले होने के बावजूद भी दोस्तों इसमें एकरूपता है, काफ़ी सारे समानता हैं। जैसे नगर नियोजन जो है वो, पानी निकासी की व्यवस्था है, इत्यादि इत्यादि दोस्तों, बहुत सारी इसकी एकरूपताएं हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद दोस्तों इसका 5000 वर्ष का जो इतिहास है, इसमें ये अपने गर्भ में पता नहीं कितनी चीज़ों को छिपा के रखी हुई है, इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि 5000 वर्षों का इतिहास इसके गर्भ में छिपा हुआ है दोस्तों। आगे देखते हैं। तो औपनिवेशिक शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। अब दोस्तों ये क्या चीज़ है औपनिवेशिक शासनकाल के महत्वपूर्ण उपलब्धि में से, इस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, महत्वपूर्ण कुछ इंसिडेंट हुए जो विश्व का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित करते हैं। क्योंकि हम लोग तब गुलाम थे और हम लोग से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी, तो फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो विश्व का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करती हैं। तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं थी आइए देख लेते हैं। पहली घटना दोस्तों होती है 1893। इसमें क्या होता है कि विवेकानंद जाते हैं शिकागो। आप लोग सब जानते होंगे, धर्म सम्मेलन वहाँ पे होता है और धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति पे भाषण देकर आते हैं दोस्तों। और ये इतनी महत्वपूर्ण घटना हो जाती है कि पूरे विश्व का ध्यान भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर की तरफ आकर्षित होता है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। उसके बाद दूसरा घटना रहता है दोस्तों महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी जाते हैं विदेश, साउथ अफ्रीका, आप लोग को पता है। और साउथ अफ्रीका में जाते हैं और वहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं कि पूरा विश्व इनके तरफ आकर्षित होता है और गांधी की तरफ देखने लगता है। और गांधी भारतीय स्वतंत्रता में इतने बड़े नेता बन के उभर के आते हैं। तीसरी दोस्तों है कि 1905 में दोस्तों 1905 का काल आता है। और 1905 में क्या होता है कि यहाँ पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की दोस्तों खोज हो जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज होती है दोस्तों 1905 में। इतनी महत्वपूर्ण घटना होती है दोस्तों कि इससे पहले 1905 से पहले और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पहले सभी को लगता है कि मैकियावली का आपने नाम सुना होगा। मैकियावली जो यूरोपियंस थे, और ये क्या करते हैं कि यथार्थवादी राजनीतिक चिंतन है। यथार्थवादी राजनीतिक चिंतन होते हैं और इनकी रचना का नाम है प्रिंस। तो ये राजनीतिक चिंतन देते हैं कि एक शासन किस प्रकार चलना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सब लोग को लगता है कि ये मैकियावली ही है जो इन सब बारों में है। लेकिन जैसे ही ये 1905 में दोस्तों खोज हो जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, तो पता चलता है कि इससे करीब करीब दोस्तों 2000 करीब 1500 वर्ष पहले एक ऐसे महान यथार्थवादी चिंतक रहे थे जो भारत में पैदा हुए और भारतीय राजनीतिक चिंतक थे, वो थे कौटिल्य। तो ये भी ध्यान दोस्तों, ये भी विश्व का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करता है, ये भी घटना। उसी में से एक घटना है दोस्तों 1921 में, जब हड़प्पा की खोज होती है। क्योंकि उससे पहले हम लोग को बर्बर माना जा रहा होता है और हमारा इतिहास ही बता दिया। हमारा इतिहास कुछ रहता नहीं, हम लोग खुद ही अपने इतिहास को भुला चुके होते हैं। लेकिन 1921 में जब हड़प्पा की खोज होती है तो पता चलता है कि हमारा इतिहास कितना पुराना है। और जो यूरोपियंस हमारे ऊपर शासन कर रहे होते हैं, जो अपने आप को सभ्य बोल रहे होते हैं, उनसे कई हजार वर्ष पहले ही हम सभ्य हो चुके होते हैं और हमारी सभ्यता, हमारी एक इतनी विशाल सभ्यता विकसित हो चुकी होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, एक औपनिवेशिक शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से भी एक होती है हड़प्पा की खोज।
आइए आगे देखते हैं दोस्तों कि हड़प्पा में हम लोग किन किन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी खोज में कौन कौन सी बातें, कौन कौन से इसके खोज में शामिल रहे। उसके बाद इसका कालक्रम, किस सन में ये स्थापित हुई थी। उसके बाद इसका नामकरण दोस्तों, इसके नामकरण पर डिस्कशन करेंगे कि इसका नामकरण किस प्रकार किया गया। उसके बाद दोस्तों इसका भौगोलिक विस्तार किन किन क्षेत्रों में है, उत्तर में कौन सा क्षेत्र है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। उसके बाद दोस्तों इसके उत्पत्ति सिद्धांत में थोड़ा सा मतभेद है दोस्तों, ये विदेशी और भारतीय दो सिद्धांत है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी विशेषताओं पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि इसकी कौन कौन सी विशेषता रही है। चलिए तो अगले स्लाइड में देख लेते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग डिस्कशन देखते हैं दोस्तों किस पे करना है। तो ये दोस्तों खोज पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसमें एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ पहले कि दोस्तों 20वीं शताब्दी यानी कि 1900, तो 20th सेंचुरी के सेकेंड डेकेड तक, मतलब कि दूसरे दशक तक हम लोग को यही बताया गया होता है कि 326 ईसा पूर्व 326 BC, जब 326 BC का क्या है दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, इंडिया पर इन्वेजन करता है, इंडिया पर आक्रमण करता है। तो हम लोग को यही बताया गया होता है कि जब सिकंदर हमला करता है उसी समय से भारत का इतिहास शुरू होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हड़प्पा की खोज हो जाती है तीसरे दशक में, 20वीं सदी के तीसरे दशक में जब हड़प्पा की खोज हो जाती है तो पता चलता है कि ये बात तो गलत थी और हमारी सभ्यता करीब सिकंदर के आक्रमण से 3000 वर्ष पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो ये एक हड़प्पा के खोज से संबंधित एक मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया। अब आइए इसके खोज पे बात करते हैं कि सबसे पहले चार्ल्स मैनसन नामक एक पुरातत्ववेदी थे 1826 ईस्वी में। ये इनको 2 टीले प्राप्त होते हैं, हड़प्पा में 2 टीले प्राप्त होते हैं, लेकिन और जिसका प्रकाशन 1842 में अपनी एक बुक होती है इनकी नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी। ये यात्री भी रहते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा करते रहते हैं, तो ये अपनी एक बुक प्रकाशित करते हैं 1842 में, नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी। उसमें ये प्रकाशित करते हैं इन 2 टीलों के बारे में, लेकिन तब इसके महत्व को समझा नहीं जाता है और ये बात दबके रह जाती है। उसके बाद दोस्तों 1800 जनरल करिंघम नामक एक व्यक्ति होते हैं जो 1853 से 73 तक ASI दोस्तों क्या है ये, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1861 में। 1861 में इसकी स्थापना होती है, इसके ये प्रमुख रहते हैं। तो इनको भी वहाँ पे एक खनन कराते हैं, लेकिन खनन में क्या होता है, इनको एक मुहर प्राप्त होती है, लेकिन ये भी इसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। मुहर जो सिक्का के तरह होता है, इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, तो ये भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि 1893 में विवेकानंद क्या करते हैं कि धर्म संसद में भारतीय संस्कृति पे बहुत बड़ा भाषण देकर आते हैं। तो ये बात विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करती है और भारत में भी क्या होता है कि सभ्यता की खोज शुरू हो जाती है। तो उसी दौरान सर जॉन मार्शल जो होते हैं दोस्तों 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल जो होते हैं वो ASI के चीफ होते हैं, ASI के डायरेक्टर होते हैं सर जॉन मार्शल। तो इनकी अध्यक्षता में दोस्तों हड़प्पा में खुदाई चालू होती है और 1921 में दयाराम साहनी जो होते हैं उनके प्रयासों से हड़प्पा की खोज की जाती है, हड़प्पा की खुदाई चालू होती है और हड़प्पा की खोज हो जाती है। तो हड़प्पा कहाँ पाया जाता है दोस्तों, हड़प्पा पाया जाता है, यहाँ से सवाल बनता है कि हड़प्पा कहाँ पाया जाता है। तो हड़प्पा दोस्तों पाया जाता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी नामक एक जगह है, वहीं पे दोस्तों रावी नदी के तट पे दोस्तों हड़प्पा पाया जाता है। और उसके अगले ही वर्ष दोस्तों 1922 में राखल दास बनर्जी नामक एक पुरातत्ववेदी होते हैं, ये मोहनजोदड़ो खोल निकालते हैं। और मोहनजोदड़ो दोस्तों क्या होता है कि ये हड़प्पा से करीब, हड़प्पा यहाँ पे है और मोहनजोदड़ो यहाँ पे, ये 640 किलोमीटर दूर है दोस्तों। और मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ है, ये है सिंध प्रांत में, सिंध भी है कहाँ, पाकिस्तान में, सिंध प्रांत के लरकाना में सिंधु नदी के तट पे, सिंध प्रांत के लरकाना में सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो खोज निकालते हैं हड़प्पा। और ये फैक्ट है दोस्तों, यहाँ से सवाल हमेशा पूछता है कि कौन से विद्वान हैं जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ही साम्राज्य की 2 राजधानी कहा है। तो ये दोस्तों चार्ल्स स्टुअर्ट पिगट जो होते हैं वो कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ही सभ्यता की 2 राजधानी कहते हैं दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से सवाल बनता है। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से सवाल बनेगा 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करते हैं, 1922 में राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये हो जाती है दोस्तों हड़प्पा की खोज, यहाँ से हो जाती है। अब चलते हैं इसके कालक्रम पे बात करते हैं। तो कालक्रम दोस्तों क्या है, हड़प्पा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा।
तो प्राक हड़प्पा का काल क्या है दोस्तों, 3300 से 2600 BC, 3300 से 2600 ईसा पूर्व को हम लोग प्राक हड़प्पा कहते हैं, प्राक हड़प्पा। इसमें दोस्तों तांबा नामक धातु का प्रयोग होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मानव 3 धातुओं का प्रयोग सर्वप्रथम करता है, तांबा, ब्रोंज और आयरन। तो प्राक हड़प्पा में दोस्तों इसको हम लोग ताम्रयुगीन संस्था भी कहते हैं, और ये इसका काल है दोस्तों 3300 से 2600 BC तक। उसके बाद दोस्तों आते हैं विकसित हड़प्पा, जिसको हम लोग आज की हड़प्पा या जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं दोस्तों, वो है विकसित हड़प्पा। इसको कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इसका कालक्रम किया गया दोस्तों 2500 से 1750। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से सवाल बनता ही है कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक था। तो ये है 2500 से 1750 दोस्तों, कार्बन 14 पद्धति के आधार पर। यह भी सवाल पूछा है किस आधार पर हड़प्पा का कालक्रम निर्धारित किया गया, तो कार्बन 14 पद्धति दोस्तों, बता देंगे कार्बन 14 पद्धति। उसके बाद दोस्तों उत्तर हड़प्पा। तो उत्तर हड़प्पा दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगता है तो भी हड़प्पा के कुछ तो अवशेष बचे ही होंगे, तो उसी को जो अवशेष बचे रहते हैं और जहाँ छोटी मोटी सभ्यताएं भी रहती हैं, छोटे मोटे शहर जहाँ रहते हैं, उसे उत्तर हड़प्पा कहते हैं। और उत्तर हड़प्पा का काल क्या है दोस्तों, 1750 से 1000 BC, यानी ईसा पूर्व 1750 से 1000 BC को हम लोग उत्तर हड़प्पा का काल कहते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये हो गया दोस्तों कालक्रम और इसका विकास हो गया। अगले स्लाइड पे देख लेते हैं। अगले स्लाइड में क्या है, इसका नामकरण दोस्तों। तो इसका नामकरण देख लेते हैं कि इसका नामकरण किस प्रकार किया गया। तो दोस्तों यहाँ से भी सवाल बनता है कि इसके नाम से बहुत हमेशा सवाल पूछा जाता है, मतलब लगभग एग्जाम में इसके नाम से सवाल पूछा है कि इसके कितने हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से नाम हैं। तो इसके दोस्तों मुख्य रूप से 2 नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों दिया गया, क्योंकि दोस्तों शुरू में जो नगर खोजे गए थे वो हड़प्पा नदी तंत्र में या उसके ट्रिब्यूटरी में खोजे गए थे, मतलब सहायक नदियों। सिंधु की जो सहायक नदियाँ थी उन्हीं नदी तंत्र में हड़प्पा स्थल खोजे जा रहे थे, इसलिए इसको हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया गया। लेकिन आगे चलकर दोस्तों कुछ क्षेत्र गुजरात में खोजे गए, कुछ राजस्थान में मिले, कुछ हरियाणा में मिले, कुछ पंजाब में मिले। तो दोस्तों ये क्या हुआ कि ये सिंधु नदी तंत्र से बाहर मिलने लगे। तो अब विवाद उत्पन्न हो गया कि अब इसको कौन सा नाम दिया जाए। तो क्या हुआ दोस्तों कि एक पद्धति विकसित की गई और उसके आधार पर कहा गया कि किसी भी क्षेत्र में अगर ऐसा विवाद हो जाता है और बहुत सारे शहर अलग अलग जगहों पर खोजे जाते हैं, तो जो शहर सबसे पहले खोजा गया होगा, जो स्थान सबसे पहले खोजा गया होगा, उसी के नाम पे क्या कर दिया जाएगा, उस पूरे सभ्यता का नामकरण कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी, तो इसलिए हड़प्पा के नाम पे इसका हड़प्पा सभ्यता नामकरण कर दिया गया। तो अब यहाँ से जो भी सवाल आएगा दोस्तों नामकरण से संबंधित, तो आप यहाँ से बता देंगे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, इसके 2 नाम थे। चलिए ये हो गया नामकरण। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड में हमारा क्या है दोस्तों, इसका भौगोलिक विस्तार है। तो इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था या किस किस क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो ये दोस्तों सबसे पहले ये 3 देशों में पाई जाती है। 3 देशों में ये है, भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। 3 देशों में है दोस्तों, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ से सवाल पूछता है कि कौन कौन से देशों में हड़प्पा का विस्तार है, तो बता देंगे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब दोस्तों इसके विस्तार में देख लेते हैं कि किस किस क्षेत्र में ये, इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक थी। तो दोस्तों नॉर्थ, उत्तर में दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है उत्तर में दोस्तों मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। उत्तरी सीमा इसकी थी मांडा, जम्मू कश्मीर में थी, तो ये उत्तर में मांडा तक फैला हुआ था। उसके बाद दोस्तों दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है, तो दक्षिण में है ये दोस्तों दैमाबाद। ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो दक्षिण में दोस्तों दैमाबाद, महाराष्ट्र तक ये इसकी सीमा है। पूर्व में दोस्तों आलमगीरपुर कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक जगह है। दिल्ली के पास है मेरठ, मेरठ के पास है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। ये हिंडन नदी के किनारे है दोस्तों आलमगीरपुर। आगे मैं इस पर डिस्कशन अगले वीडियो में हम लोग इस पर देखेंगे कौन कौन सी नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख स्थल है। तो ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये पूर्वी सीमा हो जाएगी। पश्चिमी सीमा दोस्तों कौन सी है, पश्चिमी सीमा है सुतकांगेडोर दोस्तों कहाँ है, बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। ये हो जाएगी इसकी पश्चिमी सीमा यानी कि दोस्तों पश्चिमी सीमा के दोस्तों यानी कि ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये जो क्षेत्र है, ये जो इलाका है दोस्तों, यही है सुतकांगेडोर। तो ये हो गया दोस्तों इसका भौगोलिक विस्तार। और भी इसमें फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या है कि ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, इतनी बड़ी सभ्यता दोस्तों 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यता को मिलाकर उससे भी 12 गुना, मिस्र और मेसोपोटामिया से करीब 12 गुना बड़ी सभ्यता थी दोस्तों। और आज के वर्तमान भारत का 1/3 हिस्सा हड़प्पा सभ्यता थी। सोचिए कितने बड़े क्षेत्र में विकसित रही होगी। इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई है दोस्तों 1100 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण हो जाएगा दोस्तों 1100 किलोमीटर, और
पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम है 1600 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कहाँ तक है? 1600 किलोमीटर दूर में विस्तृत है। ये आगे देख लेते हैं। आगे इसके भौगोलिक विस्तार में दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मिस्र की सभ्यता, ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ये है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि इसका आकार कैसा है, हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों आकार कैसा है। तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे इसका आकार कैसा है दोस्तों। तो इसका आकार दोस्तों देखिए, ये यहाँ से हम लोग अगर ऐसे एक ट्रायंगल बनाएंगे तो ये त्रिभुजाकार आकार में है। तो इसका आकार कैसा है दोस्तों? त्रिभुजाकार। पूछता है सवाल दोस्तों, डायरेक्ट पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो हम लोग बता देंगे यहाँ से त्रिभुजाकार आकार है दोस्तों। चलिए, और मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये मिस्र और मेसोपोटामिया से दोनों को मिलाकर भी उससे 12 गुना बड़ी सभ्यता थी। तो ये दोस्तों हो गया भौगोलिक स्थिति। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड में क्या है दोस्तों? विशेषताएं। तो कुछ विशेषताएं मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी कि प्रथम नगरीय सभ्यता दोस्तों, कृषि की खोज हुई भारतीय उपमहाद्वीप में। एग्रीकल्चर खोजा गया दोस्तों 7000 ईसा पूर्व कृषि की खोज होती है, और उसके ठीक 3000 वर्षों बाद ही, मतलब कृषि की खोज उतने पुराने प्राचीन समय में जब कोई तकनीक नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर भी दोस्तों 7000 ईसा पूर्व कृषि की खोज होती है, और उसके ठीक 3000 वर्षों बाद ही एक ऐसी सभ्यता बसती है जो नगरीकरण में चली जाती है, जो नगरीकरण के स्तर तक पहुंच जाती है। सोचिए वहाँ के लोग कितने विकसित रहे होंगे, व्यापार और उद्योग कितने वृहद स्तर पर रहे होंगे कि लोग नगरों में रहने लगते हैं, और इतने अच्छे अच्छे शहर हैं दोस्तों की वैसे आज के वर्तमान समय में वैसे शहर भारत में बसाना मुश्किल हो रहा है। तो ये हो गया दोस्तों प्रथम नगरीकृत सभ्यता थी। इसकी विशेषता है कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुगीन का मतलब क्या है दोस्तों कि मैंने पहले ही बताया था कि तांबा और टीन को मिलाकर दोस्तों ब्रोंज बनाया, और ब्रोंज यूज करने की वजह से हड़प्पा में ब्रोंज सबसे ज़्यादा यूज किया गया था। तो ब्रोंज यूज करने की वजह से इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। कौन सी सभ्यता कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता। तो ये हो जाएगा कांस्ययुगीन सभ्यता। अब आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? इतिहास को दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इतिहास को 3 पार्ट में। कौन कौन से दोस्तों? एक हो जाएगा प्राक इतिहास, एक हो जाएगा आद्य इतिहास, और एक हो जाएगा हिस्ट्री। तो आद्य इतिहास, प्राक इतिहास दोस्तों किसे कहते हैं? प्राक इतिहास का मतलब है दोस्तों कि जहाँ कोई लिपि न मिली हो, या कोई इंस्क्रिप्शन या लेख न मिले हो, कोई लेखन सामग्री न मिले हो, उसे कहते हैं प्राक इतिहास। मतलब कि वहाँ केवल पिक्चर मिले, जैसे भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं, तो भीमबेटका गुफा में कोई लिपि नहीं मिली है दोस्तों, केवल पिक्चर के माध्यम से संबोधित किया गया हर एक चीज़ों को। तो ये हो गया आद्य इतिहास, प्राक इतिहास। आद्य इतिहास में दोस्तों क्या है कि लिपि तो है, लेख मिले हैं, जैसे हड़प्पा हो गया। हड़प्पा में क्या है दोस्तों कि लेख मिले हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो पढ़े नहीं जाने की वजह से क्या हो गया? ये आद्य इतिहास हो गया। और पढ़े नहीं जाने की वजह से क्या है कि अभी इसके हमें बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में पता ही नहीं है कि इसमें और क्या क्या थे, धर्म कैसा था, लोगों का खान पान। हम लोगों ने बस एक अपना विचार डेवलप कर लिया है। और वो किन चीज़ों पे? तो उत्खनन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों कि उत्खनन के आधार पर ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता का इतना वर्णन कर पाए। केवल उत्खनन के आधार पर कुछ कुछ चीज़ें मिली हैं, उसी पर हम लोगों ने एक विचार डेवलप कर लिया अपना कि हाँ ऐसा हुआ होगा, चाहे या ये चीज़ें मिली हैं तो ये लोग ये खाते होंगे, ये पहनते होंगे, ऐसे घूमते होंगे, ऐसे रहते होंगे। तो उसी पे हम लोगों ने, अभी हम लोग को लिपि नहीं पड़ेगी, इसलिए हम लोग अभी और भी इसके बारे में जानकारी मिलना बाकी है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों होता है इतिहास। तो इतिहास तो हम लोग जानते ही हैं कि कुछ लिपि भी है या लेख भी मिले हैं और जिसको पढ़ा भी जा चुका है, तो ये हो जाता है इतिहास। तो ये हो गया दोस्तों कि कैसी सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक। यहाँ से ये तीनों पॉइंट से दोस्तों सवाल बनते हैं कि कैसी सभ्यता थी? तो नगरीकृत सभ्यता थी। किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और क्या थी? किस इतिहास में, मतलब कैसा इतिहास इसका रहा है? तो ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? आद्य ऐतिहासिक। पूछ देगा सवाल, ऑप्शन दे देगा प्राक इतिहास, ऐतिहासिक सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक या पाषाणकालीन सभ्यता। तो हम लोग दे देंगे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, क्योंकि लिपि है लेकिन लिपि पढ़ी नहीं गई है दोस्तों। उसके बाद बृहद क्षेत्र और एकरूपता। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, लेकिन फिर भी नगरों में कितनी समानताएं हैं। हर एक जगह आयताकार ईंटों का प्रयोग हुआ है। हर एक जगह एक ही प्रकार के मनके मिले हैं, मतलब जो सजावटी सामान होते हैं, एक ही प्रकार के बाट मिले हैं जो तौलने के लिए। तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी एकरूपता मिलती है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि आज इतने बड़े भारत में देखिए कितनी डाइवर्सिटी है। इतना बड़ा भारत है और इसमें कितनी डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी वो भारत का 1/3 हिस्सा था और फिर भी इतनी समानता उसमें पाई जाती है। आज तो दोस्तों 50 किलोमीटर पे हर एक चीज़ बदल जाता है। तो
ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। अब दोस्तों अगले स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं कि इसके उत्पत्ति संबंधित कुछ विवाद रहे हैं दोस्तों। तो उत्पत्ति संबंधी विवाद दोस्तों क्या है, तो इसमें है एक विदेशी मत और एक भारतीय मत और एक स्थानीय मत। वो अगले स्लाइड में दोस्तों स्थानीय मत। तो विदेशी मत क्या कहता है दोस्तों, विदेशियों को दोस्तों वो अहंकार में भरे हुए थे। यूरोपियंस क्या थे कि हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। तो जब हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है 1921 में, और 1924 में गार्डन चाइल्ड जब इसको प्रकाशित करते हैं कि भारत में ऐसी एक सभ्यता खोजी गई है, गार्डन चाइल्ड दोस्तों याद रखिएगा, गार्डन चाइल्ड। 1921 में कौन ASI के अध्यक्ष होते हैं, गार्डन चाइल्ड 1924 में। तो 1924 में जब गार्डन चाइल्ड ये प्रकाशित करते हैं कि भारत में एक ऐसी सभ्यता खोजी जा सकती है, तो यूरोपीय भौचक्के रह जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि भारतीय इतनी विकसित सभ्यता का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एक मत देते हैं भारतीयों को उलझाने के लिए कि नहीं, तुम लोग ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हो या कर ही नहीं पाए होगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता की देन देते हैं। वो कहते हैं कि मेसोपोटामिया में एक सुमेरियन सभ्यता थी, तो सुमेर से लोग उठ के आए और हड़प्पा में वहाँ से माइग्रेट हुए और हड़प्पा में आकर बस गए और यहीं पे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। लेकिन दोस्तों इस मत को नहीं माना स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता जो थी दोस्तों वो ग्रामीण संस्था थी। तो वो अपने यहाँ तो शहर बना नहीं पाए, तो हमारे यहाँ हड़प्पा में आके क्या शहर बनाते। तो इसलिए ये मत खारिज हो जाता है दोस्तों। और भी बहुत सारे इसमें विभिन्नताएं हैं जो आगे अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये मत यहीं पे खारिज हो जाता है। ये केवल अपने अहंकार की वजह से विदेशी मत देते हैं कि ये सुमेरियन सभ्यता की देन थी, क्योंकि वो भारतीयों को सोच ही नहीं सकते कि भारत के लोग इतने बृहद स्तर पे और इतने विकसित सभ्यता के निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों भारतीय मत। तो भारतीय मत में सुनीति कुमार चटर्जी हैं। सुनीति कुमार चटर्जी क्या कहते हैं दोस्तों कि ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो दक्षिण भारत की देन है। दोस्तों इस मत पे भी यकीन करना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हड़प्पन सभ्यता अगर साउथ इंडिया की अगर सभ्यता होती, तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल जरूर दोस्तों साउथ इंडिया में पाए गए होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला दोस्तों। जो ब्राह्मी लिपि की बात होती है, एक लिपि पे सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि, दोस्तों ब्राह्मी लिपि अभी तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि ही नहीं पढ़ी गई है, तो ब्राह्मी लिपि पे क्या बात करना है कि वो कौन सी लिपि है। अगर ब्राह्मी लिपि होती तो अब तक तो हम लोग पढ़ लिए होते कि हड़प्पा सभ्यता ये है। तो इसलिए दोस्तों ये भारतीय मत जो दक्षिण भारत की देन है, इसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप लोग इसमें इनके मत जो सिद्धांत जो दिए हैं उनके नाम याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है। तो भारतीय मत कौन दिया है, सुनीति कुमार चटर्जी, और विदेशी मत में है गार्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय, मार्टिन व्हीलर इनका नाम है, व्हीलर महोदय और गार्डन चाइल्ड। तो यहाँ से सवाल दोस्तों आएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो अगला स्लाइड हमारा दोस्तों क्या कह रहा है कि स्थानीय मत, जो मैंने कहा था कि एक स्थानीय मत भी है। तो स्थानीय मत दोस्तों क्या कहता है, स्थानीय मत दोस्तों कह रहा है कि स्थानीय मत के प्रतिपादक कौन है, स्टुअर्ट पिगट, जिन्होंने स्टुअर्ट पिगट क्या कहते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मैंने शुरू में बताया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही राज्य की दो जुड़वा राजधानी है। ये पिगट महोदय का वक्तव्य रहता है और इससे डायरेक्ट ये सवाल पूछा है दोस्तों परीक्षा में। तो ये आप लोग देख लीजिए। तो स्थानीय मत के प्रतिपादक हैं पिगट और आलचिन महोदय। ये क्या कहते हैं कि प्राक हड़प्पा सभ्यता स्थलों का योगदान, मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो ताम्रयुगीन, जो मैंने बताया था ना कि 3600 से 2700 के करीब वाली जो सभ्यता थी, जो प्राक हड़प्पा, जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी, वही हड़प्पा सभ्यता को स्थापित करने में मदद करती है। तो ये क्या कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता को स्थापित करने का जो योगदान है वो भारत के बाहर खोजने से अच्छा है कि भारत के अंदर ही खोजा जाए। तो भारत के अंदर कौन कौन से स्थल, क्योंकि वो ये एक मत और देते हैं, ये कहते हैं कि किसी भी नगर का विकास अगल बगल के जो समृद्ध गांव अगर नहीं होंगे तो किसी भी नगर का विकास नहीं हो पाएगा। तो ये कहते हैं कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता अगर सिंधु नदी तंत्र में बसी है तो हम लोग को उसके साक्ष्य अगल बगल ही मिल जाएंगे। अगल बगल ही अगर ढूंढेंगे, अगल बगल मतलब कि यहाँ पे सिंधु घाटी है तो हम लोग या तो पंजाब में ढूंढ ले, हरियाणा में ढूंढ ले, राजस्थान में ढूंढ ले, गुजरात में ढूंढ ले, या पाकिस्तान के लाहौर में ढूंढ ले, मतलब जो भी उससे सटे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ ढूंढ ले, वहीं से हड़प्पा सभ्यता के स्थापित होने के साक्ष्य मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी सही लगता है और मतलब इस पे एक आम राय बनती जा रही है और भी स्थल जो खोजे जा रहे हैं वहाँ से कुछ स्थल मिल रहे हैं, जिससे शायद आगे चलकर हम लोग को आने वाले समय में पता चल जाए कि भारतीय सभ्यता भारत की ही देन है, सिंधु सभ्यता भारतीयों की ही देन है। दोस्तों चलिए
ये हो गया दोस्तों स्थानीय मत हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इसमें सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि विवाद क्यों है। हड़प्पा सभ्यता के स्थापना उत्पत्ति में विवाद क्यों है दोस्तों। तो इसके पीछे एक है दोस्तों कि लिपि का पाठन न हो पाना। लिपि दोस्तों पढ़ी नहीं गई। अब दोस्तों देख लेते हैं कि लिपि क्यों नहीं पढ़ी गई है। ये बहुत हर जगह आप तो देख रहे होंगे कि हर जगह बहुत जगह लिखा मिलेगा कि लिपि नहीं पढ़ी गई। तो दोस्तों इसके पीछे कोई कारण होगा कि लिपि क्यों नहीं पढ़ी गई है, क्योंकि उसी समय की मिस्र की लिपि पढ़ ली गई, मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ ली गई, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्यों नहीं पढ़ी गई। तो इसके पीछे दोस्तों एक कारण है, मैं आपको थोड़े 1-2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ कि मिस्र की लिपि कैसे पढ़ी गई दोस्तों। वहाँ से समझ में आ जाएगा कि हड़प्पा की लिपि क्यों नहीं पढ़ी गई। तो दोस्तों मिस्र की लिपि इसलिए पढ़ी गई क्योंकि करीब 1790 के दशक की बात है। 1790 में दोस्तों क्या हुआ कि मिस्र जो था वो फ्रांस की कॉलोनी हो गया, फ्रांस की कॉलोनी बन गया 1790 के दशक में मिस्र। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसके कुछ सैनिक जो थे दोस्तों वो क्या कर रहे थे कि नील नदी घाटी में सैनिक जो थे वो नील नदी घाटी में कुछ चीज़ों की तलाश कर रहे थे। नील नदी घाटी में कुछ चीज़ों की तलाश कर रहे थे। तो वहीं पे उन्हें एक रोसेटा नामक जगह था, रोसेटा नामक जगह पर एक पत्थर पे कुछ लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिला। एक पत्थर पे कुछ लिपि मतलब लिखी हुई चीज़ मिली, लेख मिले। तो इसे कहते हैं हम लोग रोसेटा स्टोन भी कहते हैं दोस्तों। रोसेटा नामक जगह था तो इसे हम लोग रोसेटा स्टोन कहते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि वो पत्थर वो लोग उठाकर ले आए। तो उसमें क्या लिखा होता था, तो उसमें 3 तरह की लिपि लिखी हुई थी। उस पत्थर पे 3 तरह की लिपि लिखी हुई थी। तो 3 तरह में कौन सी, एक तो पिक्टोग्राफी मतलब पिक्चर के तरीके से बने हुए थे, एक ग्रीक लिपि लिखी हुई थी दोस्तों, और एक अन्य लिपि लिखी हुई थी। तो क्या हुआ कि ये इतिहासकार जो थे ये तीनों का तुलनात्मक अध्ययन कर मिस्र की लिपि को पढ़ लेते हैं। तो ये तीनों के क्या होता है कि ये जो पिक्टोग्राफी होती है, ग्रीक की लिपि होती है और एक अन्य लिपि होती है, इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और इस लिपि का पाठन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि मिस्र के सभ्यता के बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सारे जो उसके चीज़ें होती हैं वो पता चल जाती हैं। इसी प्रकार दोस्तों क्या होता है कि सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया जिसको कहते हैं, तो मेसोपोटामिया में भी दोस्तों यही होता है कि वहाँ पे भी उसकी जो मेसोपोटामिया की जो लिपि होती है वो कील नुमा, उसको क्या बोलते हैं, कील नुमा लिपि बोलते हैं। तो कील नुमा लिपि जो होती है दोस्तों, तो वहाँ पे भी एक जगह ऐसा ही पत्थर मिलता है जहाँ पे 3 तरह की लिपि लिखी होती है। तो 3 तरह की लिपि, तो वहाँ भी क्या होता है कि ये तुलनात्मक अध्ययन करके उसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब हड़प्पा में क्या समस्या होता है कि हड़प्पा में दोस्तों क्या है कि जो भी लिपि मिले, मतलब हड़प्पा में एक तो जो लेख मिले हैं वो काफ़ी छोटे छोटे मिले हैं। लेख जो हैं वो काफ़ी छोटे हैं। मतलब आप समझिए कि हड़प्पा का जो सबसे बड़ा जो लेख है वो उसमें केवल मात्र 17 अक्षरों का प्रयोग किया गया है, केवल 17 अक्षरों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो अब सोचिए कि कितनी छोटी लिपि थी। अभी तक मात्र 400 ही अक्षर खोजे जा चुके हैं, जबकि सुमेरियन सभ्यता में करीब 900 अक्षर पाए जा चुके हैं। तो सबसे बड़ा लेख जो है वो केवल 17 अक्षरों का ही है दोस्तों। और उसके बाद काफ़ी छोटे छोटे लेख मिले हैं और अक्षरों का ज्ञान अभी कम है। और उसके बाद भी दोस्तों एक तो 17 अक्षर ही मिले हैं, उसके बाद ये काफ़ी एक समान है। जहाँ भी मिले हैं वो एक ही तरह की लिपि मिली है, जहाँ भी मिली है वो एक ही तरह, जितने भी क्षेत्रों में लिपि मिली है वो केवल एक ही तरह की लिपि मिली है दोस्तों। तो इसलिए इस कोई तुलनात्मक अध्ययन हो ही नहीं पा रहा है इसका कि किससे तुलना करें, आखिर किस लिपि से इसका तुलना करें। तो इसलिए दोस्तों कि एक सबसे बड़ा कारण है कि लिपि का पाठन नहीं हो पाया है। शायद ये आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हर एक जगह तो यही मिलता है कि लिपि का पाठन नहीं हो पाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया होगा कि लिपि का पाठन क्यों नहीं हो पाया। दोस्तों ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। और उसके बाद एक और है विवाद है इसलिए दोस्तों कि विकसित अवस्था में ही पाया जाना। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जहाँ भी पाई गई है, जो भी स्थल इसके मिले हैं वो काफ़ी विकसित अवस्था में ही मिले हैं, वहाँ पे नगरीय सभ्यता ही मिली है। तो इसके वजह से भी एक विवाद है, क्योंकि इसके न कुछ पहले के स्रोत मिलते हैं और पतन के स्रोत नहीं मिलते हैं दोस्तों। अचानक से ये एक सभ्यता पता नहीं कहाँ से आके, मतलब जहाँ भी प्राप्त होती है ये विकसित अवस्था में ही प्राप्त होती है, इसके वजह से भी विवाद है। तो इसीलिए अंग्रेज यूरोपियंस इसका कुछ और तर्क देते हैं और भारतीय कुछ और तर्क देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये विवाद का वाला मैटर शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से आप लोग को बता दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आज में हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि इसके खोज किसने किया, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसकी भौगोलिक विस्तार और इन सब चीज़ों पे दोस्तों बात की हम लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया होगा तो इसको दोस्तों, और यहाँ तक अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसको दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, तभी मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा
और जिससे आप लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जो भी मुझे पता है। तो यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद और थैंक यू फॉर द डिस्कशन।